जैसा कि मैंने आज के एपिसोड के शुरुआत में कहा था, चमचमाती हुई जीवन शैली अक्सर नौजवानों को इतना आकर्षित करती है कि उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, लेकिन इस आसमान को पलक झपकते पाने की ख्वाहिश पहुंचा देती है ऐसे दिग्भ्रमित नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे। पेश है मध्य प्रदेश से आई यह खास रिपोर्ट। एक फोन कॉल किसी की जिंदगी बदल सकता है। शायद आप इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन भोपाल के रहने वाले एक शख्स की जिंदगी फोन कॉल के बाद इस तरह बदली कि वो आज सलाखों के पीछे है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके के सुंदर नगर में रहने वाले विशाल ने जब जवानी की दहलीज में कदम रखा तो उसके अरमानों ने अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी। उसके ख्वाबों में आती कई लड़कियां जो कभी उसकी बाइक में बैठकर उससे प्यार भरी बातें करती या फिर उसके साथ चहलकदमी करती, खिलखिलाती। लेकिन अफसोस, ये सिर्फ उसका ख्वाब ही था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। एक रोज उसकी नजर अखबार में छपने वाले गर्मा गर्म बातें विज्ञापन पर पड़ी। डरते डरते विशाल ने एक नंबर मिलाया। हेलो। एक्चुअली मैंने सुबह अखबार में आपका ऐड देखा था। ओके, व्हाट्स योर नेम? मैं विशाल बोल रहा हूँ। विशाल, नाइस नेम। उधर से आई आवाज से मानो विशाल की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। बातों का सिलसिला चल निकला तो विशाल ने उस लड़की से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लड़की ने अपना नाम रागिनी बताते हुए कहा कि यदि वो उससे मिलना चाहता है तो उसके बताए अकाउंट नंबर पर 10,000 रुपए जमा करवा दे। 2 घंटे के अंदर आपको मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने होंगे। विशाल ने 2 घंटे की मोहलत मांगकर 10,000 रुपए रागिनी के अकाउंट में जमा करवा दिए। मैंने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। Oh, really? Yeah. Wow, that's good. 2 घंटे बाद फिर फोन पर जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो बस चलता ही गया। 8 दिन बाद रागिनी इंदौर से भोपाल आई। विशाल ने उसे एक महंगे होटल में ठहराया। 2 दिन तक रागिनी भोपाल में ही रही। इतनी मॉडर्न और खूबसूरत प्रेमिका पाकर विशाल फूला नहीं समा रहा था। होटल के कमरे में दोनों ने जी भर कर प्यार किया। ये सिलसिला चल निकला। रागिनी के खातों में पैसे जमा होते तो वो भोपाल चली आती। विशाल की जमा पूंजी भी खत्म हो रही थी। उसे चिंता सताने लगी। एक बार रागिनी जैसी हसीना को पाकर वो उसे खोना नहीं चाहता था। पैसे कहां से आए, इस उधेड़ बुन में जुटे विशाल की नजर फिर एक बार अखबार पर पड़ी। अखबार में छपी चेन स्नैचिंग की खबर ने उसकी सोच को एक नया मोड़ दिया। विशाल को लगा कि वो यदि ऐसी ही वारदात को अंजाम देगा तो इल्जाम किसी और के सर जाएगा। विशाल ने अपने दोस्त रोहित कनोजिया से इस बारे में बात की। रोहित भी विशाल की बातों में आ गया। अब दोनों बाइक पर सवार होकर शिकार की तलाश में लग जाते। चैन झपटने के बाद अब पैसों की दिक्कत न रही। रागिनी का साथ पाकर विशाल को लड़कियों की जरूरतें समझ आ गई थी। वो जान गया था कि लड़कियों की चाहत क्या होती है। उसने अपने इस अनुभव का लाभ उठाया। उसकी प्रेमिकाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। विशाल और रोहित का निशाना अरेरा कॉलोनी, एमपी नगर,
न्यू मार्केट जैसे पाश और धनी इलाके थे। उनका निशाना महिलाओं की चेन, गहने और पर्स थे। वो एटीएम के पास भी नजर रखते थे। एटीएम से पैसे निकालकर जब महिलाएं निकलती तो दोनों उनका पर्स छीनकर भाग जाते। पर्स लूट और स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों से पुलिस की खासी किरकिरी हो रही थी। पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी, जहां तक कि पुलिस के आला अधिकारियों को मैदान में उतरना पड़ा। पुलिस की चौकसी से बेपरवाह दोनों अपने कारनामों को अंजाम दे रहे थे। विशाल अपनी चहेतियों के साथ हिल स्टेशन, होटल और दूसरे शहरों में लूट का माल उड़ा रहा था। झूठ, फरेब और अपराध से इंसान ऊंचाइयां बेशक हासिल कर ले, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। 18 दिसंबर 2009 एमबीए की एक छात्रा एटीएम से पैसे निकालकर घर जा रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक उसका पर्स छीनकर भाग गए। अरेरा कॉलोनी में तैनात एएसआई मिश्रा और उनकी टीम मोबाइल ड्यूटी पर तैनात थी। वायरलेस पर सूचना पाकर वे चौकस हो गए। सूचना के आधार पर वे कॉलोनी की ओर बढ़े। जब वे गेट के अंदर जा रहे थे, एक बाइक पर सवार दो युवक उन्हें नजर आए। उन्हें रुकने का इशारा किया तो वो रुकने की बजाय भागने लगे। मिश्रा ने झपट्टा मारकर पीछे बैठे युवक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। सख्ती से पूछताछ में पकड़े गए युवक ने अपना नाम रोहित कनोजिया बताया। साथ ही अपने साथी विशाल का नाम और पता बता दिया। फिलहाल दोनों आरोपी सलाखों के पीछे अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस वारदात में जहां भौतिक साधनों, दिखावा और युवाओं की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं, वहीं ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अखबारों में छपने वाले और भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ क्यों गाइडलाइन पर अमल नहीं होता।